नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है अनुसूचित जाति एवं जनजातियां। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछ लिया ही जाता है, चाहे वह एग्जाम आपका यूके SSC कराए या फिर यूके PSC। ठीक है, तो जितने भी आपके एग्जाम आने वाले दिनों में हैं, उन सभी एग्जाम को देखते हुए हम अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। ये चैप्टर दोस्तों हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी के नए एडिशन से पढ़ रहे हैं, और ये एडिशन दोस्तों 16वां एडिशन है जो हाल ही में 2 मई 2025 को रिलीज हुआ है। इस चैप्टर के हम MCQ भी कर लेंगे, जिससे दोस्तों आपका ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए। तो MCQ पढ़ने से पहले दोस्तों आप इस पूरे थ्योरी बेस्ड कंटेंट को जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को। सबसे पहले दोस्तों आपको कुछ बेसिक बातें पता होना जरूरी है, जैसे कि कुमाऊं व उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन एक्ट। तो फ्रेंड्स ये 1960 में आया था। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन बनेगा कि कुमाऊं व उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो 1960 में पारित किया गया था, जिसे कूजा एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तराखंड में जनजातियों की पहचान करने के लिए एक जांच समिति गठित की थी, जिसका नाम है कोल्टा जांच समिति। कोल्टा जांच समिति का जो गठन किया गया था तो वह 1956 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष बलदेव सिंह आर्य बनाए गए थे। ठीक है, तो कोल्टा जांच समिति कब गठित की गई? 1956 में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? बलदेव सिंह आर्य। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 1965 में केंद्र सरकार ने जनजातियों की पहचान के लिए लोकर समिति का गठन किया था। लोकर समिति, तो लोकर समिति कब गठित की गई? 1965 में, और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1967 में प्रस्तुत की, और इस रिपोर्ट में उत्तराखंड की 5 जातियों को जनजातियों का दर्जा दिया गया। तो लोकर समिति कब बनी थी? 1965 में। इसने अपनी रिपोर्ट कब दी? 1967 में, और इसने उत्तराखंड की कितनी जातियों को जनजाति का दर्जा दिया? तो 5 जातियों को दिया था। ठीक है, तो ये बातें सब आप याद रखिएगा। उत्तराखंड में दोस्तों सर्वप्रथम एक जाति को आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया था 1967 में। तो उत्तराखंड की पहली आदिम जनजाति तो उत्तराखंड की पहली आदिम जनजाति कौन सी है? तो आपको बताना होगा राजी, और इसे 1967 में यह दर्जा दिया गया था। इसके बाद दोस्तों 1981 में बोक्सा जनजाति को भी आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया था। तो ये 2 बात आपको पता होना जरूरी है कि उत्तराखंड में जो 5 जनजातियां हैं, उनमें से कितनी जनजातियों को आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त है? तो 2 जनजातियों को प्राप्त है। ठीक है, अब दोस्तों अपने इस चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या 1,86,292 है, जिसमें से अनुसूचित जाति और जनजाति की जनसंख्या 21,84,419 है। तो ये बात आपको पता होना जरूरी है कि उत्तराखंड में SC ST की जनसंख्या कितनी है? तो 21,84,419। ठीक है, और परसेंटेज में बोलें तो 21.65%। ठीक है, फिर दोस्तों उत्तराखंड में SC का लिंग अनुपात कितना है? 963। ST का लिंग अनुपात कितना है? 936 SC का और 963 ST का लिंग अनुपात है। ठीक है, और हमारे राज्य का भी लिंग अनुपात 963 है। तो तीनों बातों में दोस्तों आपकी ये 3 डिजिट ही काम कर रही हैं। ठीक है, 936, 963 और 963। ठीक है, तो ये एक कॉमन बात है जो आप भूल ना पाओ। ठीक है, इसलिए आपको ये पहचान करनी जरूरी है कि उत्तराखंड में SC का लिंग अनुपात कितना है? 936। ST का लिंग अनुपात कितना है? 963, और हमारे राज्य का कितना है? 963। ठीक है, 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का लिंग अनुपात कितना था? तो 962 था। हमारे देश का लिंग अनुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो ये 943 था। ठीक है, तो ये सभी बातें याद रखिएगा।
उत्तराखंड में कितनी एससी जातियां हैं? तो कितनी जातियों को एससी का दर्जा प्राप्त है? तो 65 जातियों को एससी का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, और ये दर्जा जो दिया गया था 1976 में दिया गया था। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के सर्वाधिक एवं न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले क्रमशः हरिद्वार, चंपावत हैं। तो सर्वाधिक एससी आबादी हरिद्वार में और सबसे कम चंपावत में है। हरिद्वार में दोस्तों 4,11,274 एससी कैटेगरी के लोग निवास करते हैं और चंपावत में 47,383 लोग निवास करते हैं। तो सबसे ज्यादा कहां पर? हरिद्वार में। सबसे कम कहां पर? चंपावत में। राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले शीर्ष 5 जिले क्रमशः घटते क्रम में। तो राज्य में सर्वाधिक एससी आबादी हरिद्वार में, उधमसिंह नगर में, देहरादून में, नैनीताल में, फिर दोस्तों अल्मोड़ा में। तो ये 5 सर्वाधिक एससी जाति वाले जिले हैं। ठीक है, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा। ठीक है, राज्य में सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 जिले, तो सबसे कम चंपावत, फिर रुद्रप्रयाग, फिर बागेश्वर, फिर चमोली, फिर दोस्तों उत्तरकाशी। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन बनेगा कि राज्य में अनुसूचित जाति के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले। तो सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले हैं बागेश्वर और देहरादून। बागेश्वर में दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रतिशत है 27.73% और सबसे कम है दोस्तों देहरादून में 13.49%। ठीक है, अनुसूचित जातियों के सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 जिले घटते क्रम में। तो सबसे ज्यादा बागेश्वर, फिर पिथौरागढ़, फिर उत्तरकाशी, फिर दोस्तों अल्मोड़ा है। अनुसूचित जातियों के सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में। तो सबसे कम जो है तो वह है देहरादून, फिर उधमसिंह नगर, फिर दोस्तों टिहरी और फिर पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, तो ये जो 4 जिले हैं ये आपके बढ़ते क्रम में हैं। ये सभी आंकड़े आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि दोस्तों ये ही आंकड़े आपके परीक्षा में पूछे जाने होते हैं और जब आपको ये याद नहीं होते तो क्वेश्चन दोस्तों टफ बन जाता है। ठीक है, तो हमने ऊपर दोस्तों ये आंकड़े पढ़ लिए हैं, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि सबसे ज्यादा आबादी कहां पर है हरिद्वार में, सबसे कम कहां पर है चंपावत में। ठीक है, और प्रतिशत के मामले में सबसे कम हरिद्वार में और सबसे ज्यादा दोस्तों बागेश्वर में है। राज्य में एससी का प्रतिशत कितना है? तो 18.8। ठीक है, तो उत्तराखंड की जनसंख्या में 18.8% जनसंख्या एससी कैटेगरी की है। ठीक है, अब बात करेंगे हम एससी साक्षरता दर की। ठीक है, तो 2011 जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों में औसत साक्षरता 74.4% है। पुरुष व महिला साक्षरता क्रमशः 84.3% और 64.1% है। अब देखिए एससी की औसत साक्षरता दर है 74.4। इसमें पुरुष साक्षरता दर है लगभग 84% और महिला साक्षरता दर है 64%। तो इस चीज में आपको एक चीज कॉमन दिख रही होगी कि लास्ट में 4 जो डिजिट पर है तो वह आपका 4 है। ठीक है, 74, 84, 64। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों कि जिलेवार अनुसूचित जाति की साक्षरता दर कि किस जिले में एससी के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, कहां पर सबसे कम पढ़े लिखे हैं। ठीक है, कहां पर पुरुष साक्षरता ज्यादा है, कहां पर कम, और कहां पर महिला ज्यादा है। तो दोस्तों कहां पर महिला साक्षरता कम है। ठीक है, तो नैनीताल में सबसे ज्यादा एससी के लोग पढ़े लिखे हैं 81.2%, जबकि सबसे कम जो है तो वह आपके उधमसिंह नगर में है और उधमसिंह नगर की साक्षरता दर हमारे राज्य में भी सबसे कम है। ठीक है, तो नैनीताल में 81.2% एससी के लोग पढ़े हैं। ठीक है, और उधमसिंह नगर में 67.3% लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है, फिर वहीं बात करेंगे हम कि पुरुष साक्षरता में सबसे ज्यादा एससी के लोग किस जिले में पढ़े लिखे हैं। तो दोस्तों चमोली, पौड़ी और रुद्रप्रयाग, यहाँ पर 90.22% लोग पढ़े लिखे हैं। सबसे कम
एससी पुरुष जो है तो वह आपके ऊधम सिंह नगर में है, ठीक है, 77.1%। अब बात करेंगे हम महिला साक्षरता की, तो महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा जो है एससी कैटेगरी की तो वह आपकी नैनीताल जिले की है, ठीक है। तो नैनीताल जिला दोस्तों सभी में सबसे ऊपर है, ठीक है, सिर्फ पुरुष में छोड़ के। फिर आता है हमारा ऊधम सिंह नगर, तो ऊधम सिंह नगर में दोस्तों सबसे कम है, ठीक है, 56.5%, ठीक है। तो ओवरऑल आपको ऊपर बताया था कि 74.4% एससी कैटेगरी के लोग पढ़े लिखे हैं। पुरुष साक्षरता दर एससी की 84.3 और महिला साक्षरता दर 64.1% है। अब बात करेंगे आरक्षण की, तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से अल्मोड़ा एससी के लिए आरक्षित हैं। वर्तमान में अल्मोड़ा से अजय टमटा सांसद हैं, ठीक है। राज्य विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं, जिसमें से 13 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं, ठीक है। और इनमें सबसे ज़्यादा जो आरक्षित सीटें हैं तो वह हरिद्वार में है। हरिद्वार में ज्वालापुर, भगवानपुर और झबरेड़ा, ये 3 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। राजपुर देहरादून में, बाजपुर ऊधम सिंह नगर में, पौड़ी गढ़वाल में, घनसाली टिहरी में, पुरोला उत्तरकाशी में, थराली चमोली में, नैनीताल में नैनीताल और सोमेश्वर अल्मोड़ा में, बागेश्वर और गंगोली हाट पिथौरागढ़ में है, ठीक है। और रुद्रप्रयाग में दोस्तों आपकी कोई भी सीट आरक्षित नहीं है, ठीक है। आगे है दोस्तों कि जुलाई 2001 के शासन आदेश के अनुसार राजकीय सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों, निगमों आदि में अनुसूचित जाति के लिए 19% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों सरकारी नौकरियों में एससी के लिए 19% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जनजातियां, ठीक है। अब बात करेंगे हम एसटी के लोगों की, ठीक है। तो उत्तराखंड में कितनी अनुसूचित जनजातियां हैं, तो 5 हैं, ठीक है। जौनसारी, थारू, भोटिया, बोक्सा, राजी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। 1967 में भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति घोषित की गई, ठीक है। तो ऊपर आपको मैंने पहले ही बताया था कि 1967 में लोकर आयोग के द्वारा अपनी रिपोर्ट दी गई थी, ठीक है। और इसने उत्तराखंड में 5 जातियों को जनजाति घोषित किया था, ठीक है। इन 5 जनजातियों के अलावा राज्य में राठी आदि कुछ अन्य जनजातियां भी निवास करती हैं, लेकिन उनकी आबादी बहुत कम है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति थारू जनजाति है। सबसे कम दोस्तों राजी जनजाति है। तो सबसे ज्यादा थारू लोग निवास करते हैं उत्तराखंड में और सबसे कम दोस्तों राजी जनजाति के लोग निवास करते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम एसटी की जनसंख्या एवं प्रतिशत के बारे में, ठीक है। तो उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग में सबसे कम आबादी है दोस्तों एसटी कैटेगरी की 386, जबकि सर्वाधिक जो है तो वह ऊधम सिंह नगर में है। तो याद रखिएगा कि एससी के लोग सबसे ज्यादा कहां पर रहते हैं, तो ऊधम सिंह नगर में। सबसे कम कहां पर रहते हैं, तो दोस्तों रुद्रप्रयाग में, ठीक है। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा दोस्तों जो है तो वह आपके देहरादून में है। ऊधम सिंह नगर में थारू लोग निवास करते हैं, देहरादून में जौनसारी लोग निवास करते हैं, ठीक है। और अब बात कर लें हम प्रतिशत में, तो 80% सबसे जो कम है तो वह टिहरी में है और ऊधम सिंह नगर में दोस्तों सबसे ज्यादा है 7.46%, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल की, तो राज्य में 2,91,903 एससी कैटेगरी के लोग निवास करते हैं, ठीक है। और प्रतिशत में बोले तो हमारी राज्य की कुल जनसंख्या का 2.9% है, ठीक है। राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम अनुसूचित जनजातियों की आबादी वाले जिले क्रमशः ऊधम सिंह नगर और रुद्रप्रयाग हैं। तो ये हमने ऊपर ही पढ़ा था कि रुद्रप्रयाग में सबसे कम और ऊधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा है, ठीक है। सबसे ज्यादा आबादी वाले 5 जिले ऊधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली और नैनीताल हैं, ठीक है। वहीं बात कर लें सबसे कम की, तो सबसे कम रुद्रप्रयाग, फिर टिहरी गढ़वाल, फिर अल्मोड़ा, चंपावत और बागेश्वर हैं, ठीक है। प्रतिशत के मामले में सबसे
ज़्यादा उधमसिंह नगर में और सबसे कम टिहरी गढ़वाल में है। जैसे हमने एससी के लिए भी पढ़ा था कि प्रतिशत के मामले में सबसे ज़्यादा बागेश्वर में और सबसे कम देहरादून में। ठीक है, अब बात करेंगे हम दोस्तों कि सर्वाधिक व न्यूनतम लिंगानुपात वाली अनुसूचित जनजातियां। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एसटी कैटेगरी का लिंग अनुपात पता होना जरूरी है। तो 963 दोस्तों इनका लिंग अनुपात है, हमारे राज्य के ही बराबर। ठीक है, सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाली अनुसूचित जनजाति जो है तो वह भोटिया है, 1040। ठीक है, सबसे कम जो है तो वह राजी जनजाति का है लिंग अनुपात 885। तो ये अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बातें दोस्तों सभी लोगों को नहीं पता होंगी, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा कि भोटिया जनजाति का सर्वाधिक लिंग अनुपात है 1040, सबसे कम जो है तो वह राजी का है 885। राज्य की अधिकतम व न्यूनतम जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजाति, तो थारू सबसे ज्यादा है। ठीक है, और राजी दोस्तों सबसे कम। राजी जनजाति के कुल 690 लोग ही निवास करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति थारू की लगभग 98% जनसंख्या उधमसिंह नगर में ही निवास करती है। बात कर ले हम एससी कैटेगरी का साक्षरता दर की, तो एससी कैटेगरी की साक्षरता दर जो है तो वह 73.9% है। ठीक है, पुरुष व महिला साक्षरता दर 83.8% और महिला की जो साक्षरता दर है तो वह 62.5% है। तो 73.9% ओवरऑल एसटी कैटेगरी का साक्षरता दर है, और इसमें पुरुष साक्षरता दर जो है तो वह 83.8 और महिला साक्षरता दर जो है तो वह 62.5 है। और हमारे राज्य में सबसे कम जो महिला साक्षरता दर है तो वह उत्तरकाशी की है, 62.35। ठीक है, अब बात कर लें हम कि सबसे ज्यादा जो साक्षरता दर है तो वह रुद्रप्रयाग जनपद का है। ठीक है, एसटी की हम देखिए यहाँ पर एसटी की बात कर रहे हैं तो एसटी की ही आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति साक्षरता वाला जो जिला है तो वह रुद्रप्रयाग है, और सबसे कम अनुसूचित जनजाति साक्षरता वाला जो जिला है तो वह हरिद्वार है। बात करेंगे आरक्षण की, तो राज्य विधानसभा की कुल 70 सीटों में से 2 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं, एक चक्राता, एक दोस्तों नानकमत्ता। ठीक है, उत्तराखंड सरकार ने जुलाई 2001 में एक शासन आदेश द्वारा राजकीय सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों, निगमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में अनुसूचित जनजातियों को 4% का आरक्षण दिया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सरकारी सेवाओं में उत्तराखंड में एसटी कैटेगरी को कितने % आरक्षण दिया जाता है, तो 4% दिया जाता है। एससी को कितना था, तो 19% था। ठीक है, अब देखिए राज्य की प्रमुख अनुसूचित जनजातियों को हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों हम जौनसारी को। ठीक है, तो जौनसारी राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है, लेकिन गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। ठीक है दोस्तों, ये लोग लघु हिमालय के उत्तरी पश्चिमी भाग का भाबर क्षेत्र में निवास करते हैं। ठीक है, तो जो लघु और मध्य हिमालय है तो वहां पर यह निवास करते हैं, याद रखना है। मुख्य रूप से ये लोग चक्राता, कालसी, त्यूनी, लाखा मंडल में निवास करते हैं। ठीक है, टिहरी के जौनपुर क्षेत्र, उत्तरकाशी का परग नेकना क्षेत्र इन्हीं के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। ठीक है, तो देखिए मुख्य रूप से ये लोग देहरादून में निवास करते हैं। देहरादून में चक्राता, कालसी और त्यूनी ये 3 आपकी तहसीलें हैं जो जौनसार बाबर क्षेत्र में पड़ती हैं। ठीक है, जौनसारी जनजाति की लगभग 98% जनसंख्या देहरादून में निवास करती है। ठीक है दोस्तों, कालसी, चक्राता और त्यूनी तहसील को जौनसार बाबर क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो जौनसार बाबर क्षेत्र ये जौनसारी जनजाति के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पर 3 तहसीलें आती हैं, कालसी, चक्राता और त्यूनी। ठीक है, जौनसार बाबर क्षेत्र में कुल 39 खत्ते
वह 358 राजस्व गांव हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि जोनसार बाबर क्षेत्र में कितने गांव पड़ते हैं, तो 358 गांव पड़ते हैं। ठीक है, जहां पर जोनसारी जनजाति निवास करती है। जोनसार भाबर क्षेत्र की मुख्य भाषा जोनसारी है। भाबर के मुख्य क्षेत्र में भाबरी भाषा, देवघर में देवघरी व हिमाचली भाषा भी बोली जाती है, लेकिन पाठन पठान हिंदी में किया जाता है। ठीक है, तो जोनसारी जनजाति के लोग जोनसारी भाषा ही बोलते हैं। वैसे दोस्तों पढ़ने लिखने में यह हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों इसकी बात करेंगे कि यह किस प्रजाति व जाति से संबंधित है। तो ये लोग मंगोल एवं डोमो प्रजातियों के मिश्रित लक्षण वाले होते हैं। ठीक है, ये मुख्यतः खसास, कारीगर और हरिजन खसास नामक 3 वर्गों में विभाजित होते हैं। तो याद रखिएगा कि जोनसारी जनजाति को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो खसास, कारीगर, हरिजन और खसास। खसास वर्ग में ब्राह्मण व राजपूत आते हैं। कारीगर वर्ग में लोहार, सोनार, नाथ, जोगी, बागजी और बड़ई आते हैं। हरिजन खसास वर्ग में डोमो, कोल्टा, कोली व मोची आदि जातियां आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यही चीज याद रखनी है कि जोनसारी जनजाति कितने वर्गों में बटी है, तो 3 वर्गों में बटी है। ठीक है, खसास, कारीगर और हरिजन खसास। ठीक है, इनमें सबसे जो उच्च होती है, सबसे बड़ी जो होती है, तो वह दोस्तों आपकी खसास होती है। ठीक है, फिर कारीगर, फिर दोस्तों हरिजन। फिर आते हैं दोस्तों आपकी इनकी वेशभूषा। तो इनकी वेशभूषा को पढ़ लेते हैं। तो जोनसारी जनजाति में ऊनी कोट व ऊनी पजामे को झंगोली कहा जाता है। ऊनी टोपी को डिगुवा कहा जाता है, जबकि स्त्रियां ऊनी कुर्ता, ऊनी घाघरा व एक बड़ा रुमाल पहनती हैं। गर्मियों में इनके पुरुष चूड़ीदार पजामा, बंद गले का कोट व सूती टोपी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये सभी बातें आपको याद रखनी हैं। और दोस्तों इसमें कुर्ती कमीज को झग्गा कहा जाता है और ये दोस्तों महिलाएं पहनती हैं। ठीक है, कुर्ते के बाहर चोली जिसे चोल्टी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जोनसारी जनजाति में जो रंग बिरंगे जूते होते हैं उन्हें आल कहते हैं। ठीक है, आधुनिकता के दौर में पेंट कोट तथा साड़ी ब्लाउज का प्रचलन दोस्तों बढ़ रहा है। ठीक है, इसमें देखिए जो जैसे टोपी को डिगुबा कहते हैं। ठीक है, और जो रंग बिरंगे जूते होते हैं उन्हें आल कहते हैं। कमीज को दोस्तों झग्गा कहते हैं। ये चीजें आपको याद रखनी है। बात करेंगे दोस्तों जोनसारी जनजाति के आवास की। तो ये लोग लकड़ी और पत्थर से बने घरों में रहते हैं, जो 2 या 3 या 4 मंजिलों के होते हैं। इनके घर का मुख्य द्वार लकड़ी का बना होता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे दोस्तों सामाजिक संरचना। तो जोनसारी जनजाति की सामाजिक जो संरचना है तो वह पितृसत्तात्मक प्रकार की संयुक्त परिवार प्रथा होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट है कि जोनसारी जनजाति का परिवार कैसा होता है, तो पितृसत्तात्मक होता है और ये दोस्तों संयुक्त रूप से एक साथ रहते हैं। ठीक है, परिवार का मुखिया सबसे बड़ा पुरुष सदस्य होता है। ठीक है, जो परिवार की संपत्ति की देखभाल करता है। इसकी सामाजिक व्यवस्था में पूर्ण रूप से सहभागिता दिखाई देती है एवं एकल परिवार की प्रवृत्ति बढ़ रही है। अब दोस्तों क्या है कि हर कोई अलग अलग रहना चाह रहा है। पहले दोस्तों सब संयुक्त रूप से रहते थे। ठीक है, जोनसारी जनजाति में बहुपति विवाह का प्रचलन था। पहले क्या था कि एक पुरुष एक से अधिक शादी कर लेता था। ठीक है, लेकिन दोस्तों अब ये प्रथा लुप्त हो चुकी है। ठीक है, और सरकार ने दोस्तों इस पर भी रोक लगा दी है। ठीक है, देखिए इस जनजाति की जो प्रमुख विवाह प्रचलन है तो वह आपके बेबाकी, बोदोई की, ठीक है, और वाजदिया आदि प्रकार के विवाह प्रचलन हैं। ठीक है, बेबाकी, वोई, दो दिकी और वाजदिया। ठीक है, इसमें जो सबसे शान शौकत वाला विवाह होता है तो वह वाजदिया होता है। आप इसे याद रख सकते हैं कि जैसे ज़्यादा शान शौकत मतलब जिसमें जो ज़्यादा रौनक आए, जिसमें दोस्तों ज़्यादा अच्छे से फंक्शन हो तो उसमें बाजे बजाए जाते हैं, तो इसलिए आपको याद रखना है कि वाजदिया। ठीक है, जिसमें कन्या पक्ष से वर के घर बाजे गाजे के साथ बारात आती है। तो देखिए इसमें उल्टा है कि कन्या पक्ष वाले
बर के घर जाते हैं, मतलब लड़की वाले लड़कों के घर बारात लेकर जाते हैं। ठीक है, बेबाकी एक साधारण विवाह है। ठीक है, और विवाह विच्छेद के लिए पति पत्नी दोनों को ही समान रूप से अधिकार हैं। अगर दोस्तों पति पत्नी अलग होना चाहते हैं तो दोनों को अलग होने के अधिकार हैं। ठीक है, पितृगृह में लड़की को धयंती कहते हैं, और जब लड़की विवाह के बाद अपने ससुराल चली जाती है तो उसे रयंती कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि धयंती और रयंती क्या है। तो दोस्तों जब लड़की अपने पिता के घर रहती है तो धयंती कहते हैं, जब वह अपनी ससुराल चली जाती है तो उसे रयंती कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इनके धर्म की। तो दोस्तों उत्तराखंड में जितनी भी जनजातियां हैं उन सभी का धर्म जो है तो वह हिंदू धर्म है। सिर्फ दोस्तों राजे जनजाति को छोड़कर, राजे जनजाति के लोग जो है तो वह बौद्ध धर्म को मानते हैं। ठीक है दोस्तों, जो जौनसारी जनजाति का धर्म है तो वह हिंदू धर्म है। ये महासु, बासक, पीवासक और भूतिया व बोठा, चलता या जालदा व दोस्तों देव लाड़ी, ठीक है, ये इनके देवता होते हैं। ठीक है, महासु, पांडव व भारदाज आदि देवी देवताओं को अपना कुलदेव एवं संरक्षक ये लोग मानते हैं। इनमें सबसे जो प्रमुख इनके देवता हैं तो वह महासु देवता हैं। महासु देवता को महाशिव के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, और ये लोग इन्हें शिव का विष्णु का छठा अवतार मानते हैं। ठीक है, कुछ लोग भूत प्रेतों, डाकिनी और साकिनी तथा परियों की भी पूजा करते हैं। तो ये दोस्तों आपकी फालतू की बातें हैं, इन्हें आप मत याद रखिएगा। इसमें बस आपको यही याद रखना है कि जौनसारी जनजाति के प्रमुख देवता कौन से हैं तो महासु देवता हैं। ठीक है दोस्तों, देहरादून में रहने वाले जौनसारी अपने आप को पांडवों का वंशज मानते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि कौन सी जनजाति उत्तराखंड में अपने आप को पांडवों का वंशज मानती है तो दोस्तों जौनसारी जनजाति। ठीक है, इनके प्रमुख देवता पांचों पांडव तथा पंचमाता कुंती इनकी देवी हैं। ठीक है, ये लोग पत्थर और लकड़ी के मंदिर बनाते हैं तथा हनोल इनका प्रमुख देवालय है। ठीक है, तो हनोल मंदिर ये किस जनजाति से संबंधित है तो जौनसारी जनजाति से है। ठीक है, इसके जो हनोल मंदिर है तो यह आपका हुण शैली में बना है, जो कि हुण जो राजा था एक उसके द्वारा यह बनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा लाखा मंडल, थेना और कालसी में भी इनके प्रमुख मंदिर हैं। इनका एक संग्रहालय होता है जहां ये अपनी कलात्मक वस्तुओं को रखते हैं। ठीक है, और इनके लोक कलाकारों को संरक्षित किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों कि सांस्कृतिक गतिविधियां। तो जौनसारी जनजाति की सांस्कृतिक गतिविधियों को हम पढ़ लें तो बिस्सू जो कि बैसाख माह में मनाया जाता है। ठीक है, जिसे बैसाखी भी कहा जाता है। पंचाई या फिर पांचो ये दशहरा को कहा जाता है। दियाई दीपावली को, माघ त्योहार, ठीक है, नुड़ाई, जागड़ा और अठोई तो ये जन्माष्टमी को कहा जाता है। जो जन्माष्टमी होती है तो उसे अठोई कहते हैं। दशहरे को दोस्तों पंचाई या फिर पांचों कहते हैं। दियाई दीपावली को कहते हैं। ठीक है, नुड़ाई मेला और जागरा पर्व भी दोस्तों इनका एक प्रमुख त्योहार है। तो ये सभी दोस्तों इनके प्रमुख त्योहार हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे अठोई जन्माष्टमी को कहा है तो आपसे पूछा जा सकता है कि अठोई किस त्योहार को कहा जाता है। ठीक है, तो जन्माष्टमी को कहा जाता है। ठीक है, जौनसारी लोग दीपावली के एक माह बाद 5 दिन तक बूढ़ी दीपावली भी मनाते हैं। ठीक है, इस अवसर पर वे दीपक के बजाय अपने आंगन में भीमल लकड़ी का होला जलाते हैं। तो भीमल लकड़ी से दोस्तों एक मिसाल टाइप का होला बनाते हैं और इसे यह जलाते हैं। ठीक है, और आंगन में दोस्तों इसे जलाया जाता है। पांडवों एवं महासु देवता के गीत गाए जाते हैं। होला को किसी खेत में ले जाकर भ्योलो खेलते हैं और इसके पुरुष पत्तेबाजी नृत्य करते हैं। तो पत्तेबाजी नृत्य जो किया जाता है तो वह भेला भेला खेल में किया जाता है। ठीक है, याद रखना है। और भेला भेला जो खेल होता है यह आपका बूढ़ी दीपावली के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन बनेगा कि जो भेला त्योहार होता है या दीपावली के टाइम पर इनके द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है तो आपको बताना है पत्तेबाजी नृत्य। पंचोय या दशहरा को ये अपनी भाषा में जो कहते हैं तो
पंचो या पांचों कहते हैं, मतलब दशहरे को पांचों या पंचो कहते हैं। ठीक है, पांडव का ये त्योहार कहलाता है। ठीक है, पांडव अश्विनी शुक्ल षष्ठी या सप्तमी तिथि को होती है। उस दिन कहीं कहीं मेला भी लगता है। विजयदशमी को स्थानीय भाषा में पायता कहते हैं। ठीक है, तो ये जो दोस्तों आपकी अलग शब्दावली है, ये चीज याद रखनी है। जैसे विजयदशमी को पायता बोला, अठोई दोस्तों जन्माष्टमी को कहा, दीपावली को दियाई बोला था। ठीक है, भादो के महीने में दोस्तों इनका जागरा पर्व होता है, जो कि महासु देवता का त्योहार है। तो जागरा पर्व कब आयोजित होता है? तो भादो माह में। महासु देवता को मंदिर से ले जाकर टोंस नदी में स्नान कराया जाता है। तो सीधा क्वेश्चन बनेगा कि महासु देवता को किस त्योहार में यह स्नान कराते हैं? तो जागरा पर्व के टाइम पर यह स्नान कराते हैं। ठीक है, और आपसे नदी भी पूछी जा सकती है, तो टोंस नदी आपको याद रखनी है। ठीक है, माघ त्योहार तो यह 11 या 12 जनवरी से प्रारंभ होकर पूरे माघ भर चलता है। ठीक है, इसमें लोग भेड़ बकरा काटते हैं और एक दूसरे को भोज देते हैं। पूरे महीने लोग रात को बारी बारी से सबके घर जाकर नाचते गाते हैं। ठीक है, इनका दोस्तों एक प्रसिद्ध त्योहार है विशु मेला, जो कि बैसाख माह में आयोजित होता है। ठीक है, जिसे बैसाखी भी कहा जाता है। ठीक है, जो बैसाखी के 4 दिन पर्यंत तक मनाया जाता है। इन 4 दिनों में चोली थात, ठाड़ा डांडा, चोरानी, नाग थात और लुहान डांडा, घिरटी, नगाए डांडे आदि स्थानों पर भेले मेले लगते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इनमें चावल से बने पापड़, जिन्हें स्थानीय भाषा में लाडू या फिर साकुली कहते हैं। तो जौनसारी जनजाति में चावल से बने पापड़ को क्या कहते हैं? लाडू या फिर साकुली कहते हैं। यह जौनसार बाबर का सबसे बड़ा माना जाता है। देखिए जो ये जो पकवान है, तो यह जौनसार बाबर क्षेत्र का सबसे बड़ा पकवान माना जाता है, और इन मेलों को गन्यात भी कहते हैं। मतलब ये जो लोग हैं, तो ये मेलों को गन्यात भी कहते हैं। तो गन्यात क्या होता है? तो मेलों को कहा जाता है। नुड़ाई त्योहार सावन के महीने में आयोजित होता है। ठीक है, और दशहरे को ये 5 पंचों के रूप में मनाते हैं। तो ये बात हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, जन्माष्टमी को अठोई के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अब आता है दोस्तों आपका सबसे प्रसिद्ध पॉइंट कि वीर केसरी मेला। तो वीर केसरी मेला 3 मई को चोलीथात में अमर शहीद केसरी चंद के बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों चोलीथात में आपका वीर केसरी मेला आयोजित होता है, और कब आयोजित होता है? तो आपको बताना होगा 3 मई को, क्योंकि यह 3 मई 1945 को शहीद हुए थे। ठीक है, इनके अतिरिक्त इस क्षेत्र में कुछ विशेष प्रकार के मेले, मोड़ मेला भी आयोजित होता है। ठीक है, तो मोड़ मेला जो आयोजित होता है, तो यह जौनसारी जनजाति में किया जाता है। ठीक है, एक नदी आती है दोस्तों अलगाड़ नदी, और उस अलगाड़ नदी में ही इस मेले का आयोजन होता है। ठीक है, और मोड़ मेला 2 प्रकार के होते हैं, एक मछमोड़, एक जतरिया मोड़। ठीक है, मछमोड़ में लोग किसी गाढ़ मतलब छोटी नदी में तीमूर का पाउडर डालकर मछलियों को बेहोश कर देते हैं और सामूहिक रूप से उन मछलियों को पकड़ते हैं। इसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। तो याद रखिएगा कि मोड़ मेला जौनसारी जनजाति से संबंधित है, और मोड़ मेला 2 प्रकार के होते हैं, मछमोड़ और जतरिया मोड़। ठीक है, मछमोड़ जो होता है, तो ये आपका नदियों में, छोटी नदियों में टिमरू की पत्तियों का पाउडर डालकर मछली पकड़ी जाती हैं। ठीक है, जतरिया मोड़ जो होता है, तो यह आपका 25 या 26 साल बाद आयोजित होता है। ठीक है, और जौनसारी जनजाति का ये एक महत्वपूर्ण त्योहार या उत्सव होता है। ठीक है दोस्तों, हारुल जो नृत्य होता है, ठीक है, ये जौनसारी जनजाति में होता है, जिसे परात नृत्य कहा जाता है। हारुल नृत्य में दोस्तों रामतुल्ला वाद्य यंत्र भी बजाया जाता है। रासो भी इन्हीं का नृत्य है। ठीक है, घुमसू, झेला, झोड़ो, धी, ठीक है, और घुंडचा, जंगबाजी, सरई और हृदय, सामूहिक मंडावणा और तांदी, मरोज, ठीक है, ठुमकिया, ये जो है ये सभी आपके इनके प्रमुख नृत्य हैं। इसमें आपको और याद रखना है रास, रासो, झेला, ठीक है, और दोस्तों पुड़ाई नृत्य
आंडे कांडे और पत्तेबाजी नृत्य। तो ये सभी नृत्य आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। हारुल नृत्य हो गया, ठीक है, रासो नृत्य हो गया, ठीक है, जंगबाजी नृत्य, तांदी नृत्य, पोड़ाई नृत्य, आंडे कांडे, पत्तेबाजी, रास रासो, ठीक है। हारुल मांगल, छोड़े और सिलोंगू, केदार छाया, गोडवाड़ा, ठीक है, और राणा रात, बिरासू आदि इनके प्रमुख लोकगीत हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जो हारुल गीत है तो ये आपका कैसा गीत है, तो लोकगीत है, ठीक है। तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला भी दोस्तों इनमें एक नृत्य होता है, ठीक है, तो वह भी आपको याद रखना है, ठीक है। जो पोड़ा नृत्य होता है जौनसारी जनजाति में, तो वह आपका कैसा, तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला नृत्य होता है। अब आती है दोस्तों इनमें आर्थिक गतिविधियां। तो जौनसारी जनजाति में आर्थिक गतिविधियों की बात कर लें तो कृषि एवं पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय है, ठीक है। खसास जो कि आपके ब्राह्मण और राजपूत होते हैं, तो ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा संपन्न है, ठीक है। इनके पास दोस्तों काफ़ी ज़्यादा भूमि भी होती है, कृषि भूमि, ठीक है। दोस्तों कारीगर वर्ग के अंतर्गत जौनसारी जनजाति में मजदूर लोग आते हैं, ठीक है। और तीसरा वर्ग जो था इनका हरिजन खसास था, जिसमें दोस्तों आपके निचले वर्ग के लोग आते हैं, ठीक है। हरिजन खसास वर्ग की कोल्टा जनजाति की सामाजिक और आर्थिक दशा बहुत दयनीय है, ठीक है। उत्तराखंड सरकार इनके सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु प्रयास कर रही है, ठीक है। अब बात कर लें दोस्तों राजनीतिक संस्था की, तो जौनसारी जनजाति 358 राजस्व गांव में निवास करती है और 39 खत्ते दोस्तों इसमें आते हैं, जो आपका जौनसार भाबर क्षेत्र है, ठीक है। दोस्तों पहले प्रत्येक गांव में गांव पंचायत की जगह खुमरी होया करती थी, ठीक है। तो गांव पंचायत तो क्या कहते हैं, खुमरी कहते हैं, ठीक है। और इस समिति में प्रत्येक परिवार का एक सदस्य शामिल होता है। तो खुमरी क्या है, तो ये दोस्तों एक समूह है, ठीक है, जिसमें प्रत्येक परिवार का एक सदस्य शामिल होता है, ठीक है। खुमरी के मुखिया को ग्राम सयाणा कहा जाता था। व्यक्तिगत मामलों का निपटारा खुमरी द्वारा किया जाता था। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कि अगर किसी गांव में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो एक पंचायत बुलाई जाती है और उस लड़ाई झगड़े को निपटाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो ये खुमरी जो होती थी, तो यही दोस्तों आपकी लड़ाई झगड़े या फिर व्यक्तिगत मामलों को निपटाने का कार्य करती थी, ठीक है। और इसका मुखिया कौन होता था, ग्राम सयाणा। खुमरी से ऊपर खत स्तर पर प्रत्येक खत में एक एक खत खुमरी नामक समिति हुआ करती थी। इसका मुखिया खत सयाणा कहलाता था, ठीक है। खुमरी द्वारा 2 या अधिक गांवों के बीच के मामलों, मालगुजारी या दीवानी मामलों का निपटारा किया जाता था। जैसे खुमरी दोस्तों एक गांव की हुई, ठीक है, और एक से अधिक गांवों की जो होती थी तो वह खत खुमरी होती थी, जिसका मुखिया खत सयाणा कहलाता था, ठीक है। अब बात कर ले दोस्तों कि जौनसारी जनजाति के प्रमुख व्यक्तियों की, तो सबसे प्रसिद्ध जो व्यक्ति हैं तो वह आपके वीर केसरी हैं, ठीक है। तो वीर केसरी इनका जन्म जो हुआ था 1 नवंबर 1920 को हुआ था, ठीक है। 1 नवंबर 1920 को चक्राता के क्याबा गांव में, ठीक है। तो जो वीर केसरी चंद हैं तो इनका जन्म 1 नवंबर 1920 को चक्राता के क्याबा गांव में हुआ। ये सेना में थे, लेकिन बाद में सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए थे, ठीक है। और इन पर दोस्तों मुकदमा चलाया गया था, जिस कारण 3 मई 1945 को इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। तो 3 मई को फांसी होने के कारण 3 मई को एक शहीद मेला आयोजित किया जाता है चोलीथात गांव में, ठीक है। तो चोलीथात जो है तो यहाँ पर आपका वीर केसरी मेला 3 मई को आयोजित होता है। दूसरे व्यक्ति हैं दोस्तों केदार सिंह। केदार सिंह बिश्नोई ग्राम के निवासी केदार सिंह जौनसार के प्रथम समाज सेवी थे। तो सीधा क्वेश्चन बनता है कि जौनसार भाबर क्षेत्र के पहले समाज सेवी कौन थे, तो केदार सिंह, ठीक है। फिर आते हैं दोस्तों पंडित शिवराम। तो पंडित शिवराम ये कविता के क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले आंसू कवि पंडित शिवराम जौनसार के प्रथम कवि थे। तो दोस्तों पंडित शिवराम ये है जौनसार भाबर क्षेत्र के पहले कवि थे,
ठीक है। इन्हीं के द्वारा दोस्तों जो वीर केसरी थे, इनके ऊपर एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है वीर केसरी। तो वीर केसरी पुस्तक किसकी है? पंडित शिवराम की है। भाव सिंह चौहान, तो ये प्रथम जौनसारी व्यक्ति थे जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में योगदान दिया, ठीक है, और इन्हें फादर ऑफ जौनसार बाबर सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा कि फादर ऑफ जौनसार किसे कहते हैं? तो भाव सिंह चौहान को कहते हैं। फिर आता है दोस्तों गुलाब सिंह। तो गुलाब सिंह जो है तो यह आपके राजनीतिक जागरूकता से संबंधित हैं। तो जौनसार बाबर क्षेत्र में पहले व्यक्ति राजनीतिक जागरूकता वाले कौन थे? तो गुलाब सिंह थे, ठीक है। जौनसार में राजनीतिक जागरूकता का जनक इन्हें ही माना जाता है, और ये दोस्तों इस क्षेत्र से मंत्री बनने वाले भी प्रथम व्यक्ति थे। फिर आते हैं दोस्तों रतन सिंह जौनसारी। रतन सिंह जौनसारी ये है कविता के माध्यम से जौनसार को उजागर करने वाले रतन सिंह जौनसारी। ये तो पढ़ लिया हमने, ठीक है। तो रतन सिंह जौनसारी जो थे तो ये आपके आधुनिक कवि थे इस क्षेत्र के, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। फिर आता है दोस्तों देविका चौहान। तो देविका चौहान ये महिला उत्थान से जुड़ी हैं, एक समाज सेविका हैं, ठीक है। कृपाराम जोशी तो प्रमुख शिक्षाविद एवं समाज सेवी श्री जोशी ने जौनसार बाबर में समाज सेवा तथा विकास के लिए एक संगठन की स्थापना की है। तो कृपाराम जोशी ये भी दोस्तों समाज सेवा से जुड़े हैं। देविका चौहान भी, ठीक है। रतन सिंह जौनसारी तो ये आधुनिक कवि हैं जौनसार बाबर क्षेत्र के। गुलाब सिंह इन्हें दोस्तों राजनीतिक जागरूकता का जनक माना जाता है, ठीक है। पंडित शिवराम, तो पंडित शिवराम जो थे तो ये आपके फादर ऑफ जौनसार बाबर से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जौनसार बोला जाता है। पंडित शिवराम तो ये आपके प्रथम कवि हैं इस क्षेत्र के, और इन्हीं के द्वारा वीर केसरी पुस्तक लिखी गई थी। केदार सिंह तो ये दोस्तों प्रथम समाज सेवी हैं, ठीक है। फिर आता है दोस्तों नंदलाल भारती। तो जौनसार के संगीत जनक, तो सीधा क्वेश्चन बनेगा कि जौनसार बाबर क्षेत्र में संगीत के जनक कौन माने जाते हैं? तो नंदलाल भारती माने जाते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों हमने जौनसार जनजाति को पढ़ा। अब पढ़ेंगे हम थारू जनजाति को, ठीक है। तो दोस्तों आज का एक चैप्टर थोड़ा लंबा रहेगा, पर आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको दोस्तों इससे बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। ये दोस्तों हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। ये चैप्टर आपका कम से कम 2 या 3 प्रश्न लेकर ही आता है, ठीक है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जब इस चैप्टर से क्वेश्चन ना बना हो। तो थारू जनजाति यह उधम सिंह नगर में निवास करती है, ठीक है। और उधम सिंह नगर के खटीमा, किच्छा, नानकमत्ता, सितारगंज के 141 गांव में यह लोग निवास करते हैं। ऊपर हमने पढ़ा था 358 गांव, ठीक है, जो कि जौनसार बाबर क्षेत्र में पड़ते हैं, ठीक है। तो उधम सिंह नगर के 141 गांव में थारू लोग निवास करते हैं, और यह है उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति समुदाय है, ठीक है। उत्तराखंड के अलावा दोस्तों यह उत्तर प्रदेश में भी निवास करते हैं, ठीक है। ये नेपाल के पूर्व में भैंची से लेकर पश्चिम में महाकाली नदी तक तराई एवं भाबर क्षेत्र में निवास करते हैं, ठीक है। इनकी उत्पत्ति की हम बात करें तो यह लोग किरात वंश से जुड़े हैं। जैसे ऊपर हमने पढ़ा था कि वह जौनसार जनजाति के लोग जो थे तो वह मंगोलाइट थे, और वह अपने आप को पांडवों का वंशज मानते थे, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम दोस्तों थारुओं की बात। तो थारू लोग जो है तो ये अपने आप को किरात वंश का मानते हैं, ठीक है। थारू शब्द की उत्पत्ति जो हुई थी तो इस बात को लेकर विद्वानों में मतभेद रहता है। कुछ विद्वान इनकी उत्पत्ति राजस्थान के थार मरुस्थल से मानते हैं, ठीक है। और ये जो लोग हैं ये लोग अपने आप को राणा प्रताप का वंशज मानते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि थारू जनजाति के लोग अपने आप को किसका वंशज मानते हैं? तो राणा महाप्रताप का वंशज मानते हैं, महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं, ठीक है। और ये लोग सबसे पहले जो आकर बसे थे तो ये कुमाऊं के तराई क्षेत्र में आकर बसे थे, ठीक है। देखिए हमारे पूर्वज चित्तौड़गढ़ से लंका लड़ाई में गए थे, लेकिन वहां डर के कारण थर थर कांपने लगे थे, जिस कारण थारू कहलाए और कालांतर में तराई क्षेत्र में आकर बसे हैं, ठीक है। अब बात कर लें इनके शारीरिक गठन की।
तो ये जो होते हैं लंबाई में दोस्तों छोटे होते हैं, पतले वर्ण, ठीक है, चौड़ी मुख आकृति तथा समतल नासिका वाले होते हैं और ये मंगोल प्रजाति से संबंधित हैं। ठीक है, वह थे दोस्तों मंगोलाइड और ये हैं मंगोल प्रजाति के। ठीक है, बात करेंगे इनकी भाषा की, तो इनकी भाषा जो है तो वह कोई विशिष्ट भाषा नहीं है। जिस भाषा क्षेत्र में यह रहते हैं तो उस भाषा का प्रभाव इन पे पड़ता है और ये दोस्तों उस भाषा को ही बोलते हैं। ठीक है, इनकी जो भाषा थारू भाषा है तो उसमें अवधी, मिश्रित पहाड़ी, नेपाली और भाबरी भाषा शामिल है। ठीक है, अब बात कर ले इनकी वेशभूषा की, तो ये दोस्तों हिंदुत्व का प्रतीक मानते हैं। मतलब ये पुरुष जो है हिंदुत्व के प्रतीक के रूप में बड़ी चोटी रखते हैं। धोती, लंगोटी, आगा, कुर्ता, टोपी व सफा पहनते हैं। स्त्रियां लहंगा, ठीक है, काली ओढ़नी, चोली और बूटेदार कुर्ता पहनते हैं। ठीक है, और इनमें दोस्तों शरीर पर गोदाना प्रसिद्ध है। मतलब ये टैटू वगैरह दोस्तों इनमें बनवाने का एक ट्रेंड होगा। ठीक है, और गले में दोस्तों ये चांदी व कांसे के आभूषण पहनते हैं। बात करेंगे दोस्तों इनके आवास की, तो ये लोग अपना मकान बनाने के लिए लकड़ी, पत्तों और नरकुल घास आदि का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, इनके गांव को पहले पूर्वों के नाम से जाना जाता था, तो ये चीज आप याद रखिएगा कि पूर्वे क्या होते थे, तो ये दोस्तों गांव होते थे। देखिए, राज्य के उधम सिंह नगर जनपद के थारू जनजाति बहुल्य 7 गांव यथा फुलेया, सेजना, पहेनिया और सबोरा, भुंडिया, थारू और कुतरा तथा भूटथनी को स्मार्ट विलेज बनाए जाने के लिए रूरबन क्लस्टर के तहत चयनित किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि किन किन गांवों को स्मार्ट विलेज बनाया जा रहा है। ठीक है, देखिए ये भोजन के रूप में चावल और मछली को खाते हैं। ठीक है, ये इनका एक विशेष भोजन है। मछली और चावल के अलावा ये दाल, दूध, दही, मांस और अंडे को भी खाते हैं। ठीक है, और इनका जो प्रमुख पेय पदार्थ है तो वह आपका जाड़ है, जो कि चावल से बना होता है। सीधा क्वेश्चन बनता है कि थारू जनजाति का पेय पदार्थ कौन सा है, तो जाड़ है और ये दोस्तों चावल से बना होता है। बात कर लेते हैं दोस्तों इनके सामाजिक स्वरूप की, तो ये लोग कई गोत्रों या फिर जातियों या फिर कुरियों में बटे होते हैं। ठीक है, तो कुरी या फिर कुरिया क्या होती है, तो ये दोस्तों इनके गोत्र होते हैं। देखिए, गोत्र या घराने को कुरी कहा जाता है। ठीक है, और इनके जो गोत्र होते थे तो वह बड़वायक, बट्टा, रावत और बिरतिया, महतो और डहेत होते हैं। ठीक है, बड़वायक जो होता है तो सबसे उच्च माना जाता है। पहले इनमें बदला विवाह प्रथा का प्रचलन था। ठीक है, तो थारू जनजातियों में दोस्तों पहले बदला विवाह प्रथा का प्रचलन था। ठीक है, लेकिन अब 3 टिकटी व अन्य प्रथा प्रचलित हैं। दोनों पक्षों की ओर से विवाह तय कर लिए जाने की तिथि को पक्की पूड़ी कहते हैं। ठीक है, जब दोस्तों दोनों पक्षों में विवाह तय हो जाता है तो उसे पक्की पूड़ी कहा जाता है। ठीक है, विवाह की सगाई रस्म को इनमें अपना पराया कहा जाता है। तो अपना पराया क्या होता है, सगाई की रस्म। ठीक है, और विवाह से लगभग 10-15 दिन पूर्व लड़के पक्ष के लोग लड़की के घर जाते हैं और विवाह की तिथि निश्चित करते हैं। इस रस्म को बात कट्टी कहते हैं। तो जब देखिए विवाह की डेट फिक्स हो गई तो उसे बात कट्टी कहा जाता है। पक्की पोड़ी जब रिश्ता होता है तो उसे कहते हैं। ठीक है, और जब सगाई होती है तो उसे अपना पराया कहा जाता है। ये विवाह जो करते हैं तो वह माघ या फ्लोरा दूज में करते हैं। ठीक है, विवाह के बाद लड़की एक दिन के लिए लड़के के घर आती है, फिर अपने भाई या पिता के साथ लौट जाती है। तो ये तो दोस्तों अक्सर सभी धर्म में देखने को मिलता है। ठीक है, विवाह के 2 या 3 दिन बाद चैत्र या बैसाख माह में लड़की स्थायी रूप से अपने पति के घर चली जाती है। इस रस्म को दोस्तों चाला कहा जाता है। तो चाला क्या होता है, तो ये दोस्तों जब स्थायी रूप से महिला अपने पति के घर चली जाती है तो उसे चाला कहा जाता है। ठीक है, थारुओं में विधवा विवाह की भी प्रथा है। ठीक है, तो विधवा विवाह ये किसमें प्रचलित है, तो थारुओं में है। यदि कोई विवाहित लड़की
जिसका कोना जिसे चाला कहा जाता है। ठीक है, तो मतलब चाला तो हमने ऊपर पढ़ा था कि चाला किसे कहते हैं, जब स्थायी रूप से वह अपने पति के साथ चली जाए। ठीक है, तो अगर कोई लड़की जिसका गोना हुआ हो अथवा उसका पति मर जाए तो लड़की का पिता उसे किसी के घर भेजकर बिरादरी को एक भोज देती है, जिसे लठभरवा भोज कहा जाता है। तो लठभरवा भोज क्या होता है, जब लड़की की दोस्तों दोबारा शादी की जाती है तो उस खुशी में जो दावत दी जाती है लड़की के पिता के द्वारा, तो उसे ही लठभरवा भोज कहते हैं। थारू जनजाति में मुख्यतः एक पत्नी विवाह ही प्रचलित है। अब दोस्तों क्या है कि एक पत्नी विवाह इनमें प्रचलित हो गया है। हमने जोनसार जनजाति में पढ़ा था पत्नी जो बहु विवाह प्रथा थी उसे पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें भी दोस्तों वह समाप्त हो चुकी है। महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा उच्च स्थान प्राप्त है। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों इनका समाज जो होता है तो वह मात्र सत्तात्मक होता है। तो थारू जनजाति का समाज कैसा होता है, मात्र सत्तात्मक होता है। ठीक है, सिर्फ यही एक जनजाति है जिसका ये मात्र सत्तात्मक है। ठीक है, ये दोस्तों संयुक्त रूप से और एकाकी परिवार से भी रहते हैं, मतलब एक साथ भी रहते हैं और अलग अलग भी रहते हैं। ठीक है, मात्र सत्तात्मक इनका समाज है और पितृवंशीय तथा पितृस्थानीय पारिवारिक इनमें परंपराएं हैं। ठीक है, देखिए जो राजा जो होगा वो राजा बोला हूं जिसके पास दोस्तों उस घर का मेन दायित्व होगा तो वह वैसे लड़कों को या फिर पति को ही दिया जाता है। ठीक है, पर इसमें जो मुखिया मान लिया जाता है तो वह पत्नी को मान लिया जाता है, मतलब मात्र सत्तात्मक मान लिया जाता है। ठीक है, अब बात कर ले इनके धर्म की, तो इनका धर्म जो होता है तो वह हिंदू धर्म होता है। ये पछावन, खड़गाभूत, काली, नगरियाई देवी और भूमिया, कारोदेव, राकत और कलुवा सहित अनेक देवी देवताओं, भूत प्रेतों अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन बनता है कि पछावन ये किसके देवता हैं, तो ये दोस्तों थारू के हैं और ये 4 मई को जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। खड़गाभूत, काली, नगरियाई देवी और भूमिया जिसे दोस्तों बड़ा बाबा भी कहा जाता है। ठीक है, कारोदेव और कलुआ देवता, ठीक है, ये सभी इन्हीं में आते हैं और ये अपने देवताओं को बकरा, मुर्गा, सुअर व शराब आदि का चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। बात कर लें इनके त्योहारों की, तो ये लोग दोस्तों मुख्यतः दशहरा, होली, दीपावली, माघ की खिचड़ी, कन्हैया अष्टमी और बजहर आदि त्योहार मनाते हैं। तो ये सभी त्योहार तो दोस्तों हर कोई मनाता है, आपको इसमें याद रखना है बजहर त्योहार। ठीक है, और दोस्तों माघ महीने में मकर संक्रांति में ये खिचड़ी त्योहार भी मनाते हैं। बजहर नामक त्योहार यह ज्येष्ठ या फिर बैसाख में मनाते हैं। होली फागुन पूर्णिमा से 8 दिन तक मनाई जाती है। ठीक है, तो थारू जनजाति में होली को 8 दिन तक मनाया जाता है, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर खिचड़ी नृत्य करते हैं। तो सीधा क्वेश्चन बनेगा कि किस जनजाति में खिचड़ी नृत्य किया जाता है, तो थारू जनजाति में, और किस अवसर पर, तो होली के अवसर पर। उल्लेखनीय है कि थारू जनजाति दीपावली त्योहार को शोक पर्व के रूप में मनाती है। ठीक है, मतलब इनके जो पूर्वज होते हैं तो उनकी याद दोस्तों यहाँ पर की जाती है। बात कर लें राजनीतिक व्यवस्था की, तो इनकी अपनी पंचायतें तथा ग्रामीण अदालतें होती हैं। ठीक है, जिसमें दोस्तों शारीरिक और आर्थिक दंड दिया जाता है। ठीक है, इनकी अर्थव्यवस्था, तो थारू लोग प्राय सीधे साधे और ईमानदार होते हैं। इनका आर्थिक जीवन सामान्य रूप से कृषि, पशुपालन व आखेट पर आधारित होता है। कुमाऊं तराई क्षेत्र के थारू स्थायी कृषक, पशुपालक व आखेटक होते हैं। ठीक है, ये दोस्तों स्थायी रूप से रहते हैं। ठीक है, और दोस्तों शिकार भी करते हैं। भारत नेपाल के दक्षिण पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों में थारू चलवासी कृषक व आखेटक होते हैं। ये मुख्य रूप से धान की खेती करते हैं। ठीक है, तो ये सभी बातें दोस्तों आपको याद नहीं रखनी। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं हम भोटिया जनजाति की। ठीक है, तो भोटिया जनजाति ये एक अर्ध घुमंतु जनजाति है। तो सीधा क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड की कौन सी जनजाति अर्ध घुमंतु है, तो भोटिया जनजाति है। और भोटिया जनजाति को महान हिमालय की जनजाति कहा जाता है। ठीक है, और ये दोस्तों अपने आप को खस राजपूत मानते हैं। सीधा क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी जनजाति अपने आप को खस राजपूत मानती है, तो भोटिया जनजाति। ठीक है, कश्मीर के लद्दाख में उन्हें भोटा और हिमाचल प्रदेश में
किन्नौर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में इन्हें भोट आदि नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये दोस्तों पिथौरागढ़ जिले के तिब्बत व नेपाल से सटे सीमावर्ती क्षेत्र में भोट प्रदेश में रहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। मारछा, तोलछा, जोहारी, सोका, दारमिया, चंदोसी, ब्यासी, जाड़, जेठरा व छापड़ा, ठीक है, जिसे बखरिया कहते हैं, आदि उपजातियां नामों से ये राज्य के पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी जिलों में निवास करती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इनकी जो है तो वह कई सारी उपजातियां हैं, लगभग 10 उपजातियां हैं। ठीक है, तोलछा, जोहारी, सोका, दारमिया, चंदोसी, ब्यासी, जाड़, ठीक है, और जेठरा। देखिए ऊपर मैंने आपको एक कहीं पर बताया था कि जो बौद्ध धर्म है तो वह आपका राजी का नहीं है। ठीक है, माफ करिएगा, राजी का नहीं है, तो वह जाड़ भोटियों का बौद्ध धर्म है। ठीक है, तो इस गलती के लिए आप माफ कर दीजिएगा। राजी का भी दोस्तों हिंदू ही धर्म है। देखिए ये लोग भागीरथी, विष्णु गंगा, नीति, जाड़ गंगा, ब्यास, जोहार, चंदोसी आदि घाटियों तथा वृद्ध हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में निवास करते हैं। ठीक है, और ये 291 गांव में निवास करते हैं। ठीक है, देखिए थारू 141, ठीक है, जौनसारी जनजाति 358 और भोटिया लोग 291 गांव में निवास करते हैं। ठीक है, उत्तरकाशी में आंगर, जादूं व नेलंग, चमोली में माड़ा, मलारी, नीति व टोला तथा पिथौरागढ़ में डूंग, मिलम और तेडांग, मरतोली, जोलिंग व कोंगकुटी आदि भूटांतिक क्षेत्रों में यह रहते हैं। ठीक है, भोटिया महान हिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो ये क्वेश्चन तो दोस्तों सीधा बन जाता है कि महान हिमालय में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो भोटिया जनजाति निवास करती है। ठीक है, गढ़वाल के चमोली में मारछा व तोलछा तथा उत्तरकाशी में जाड़ भोटिया रहते हैं। ठीक है, तो मारछा तोलछा कहाँ पर रहते हैं, तो चमोली में। ठीक है, जाड़ भोटिया कहाँ पर रहते हैं, उत्तरकाशी में। ठीक है, और कुमाऊं के पिथौरागढ़ में जोहारी, दारमिया, चंदोसी, ब्यासी और सोखा भोटिया रहते हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन बनेगा कि जो आपकी गोरा देवी थी, ठीक है, गोरा देवी जिन्हें चिपको म्यूवैन कहा जाता है, चिपको आंदोलन जिन्होंने शुरू किया था, तो वह तोलछा जनजाति से संबंधित थी। ठीक है, बात कर लेते हैं दोस्तों इनकी भाषा की। तो इनकी भाषा जो होती है तो वह तिब्बत बर्मी भाषा परिवार से संबंधित 6 बोलियां भोटिया, सोका आदि यह बोलती हैं। ठीक है, तो ये भी दोस्तों क्षेत्र से प्रभावित बोलियां बोलते हैं। शारीरिक संरचना की बात कर लें तो शारीरिक संरचना की दृष्टि से तिब्बती एवं मंगोलियन जाति के यह मिश्रण होते हैं। ठीक है, कद छोटा होता है, शरीर बड़ा, ठीक है, चेहरा गोल, आंख छोटी, नाक चपटी, वर्ण पीत लिए गोर, ठीक है, और शरीर पर बालों की कमी तथा बालों का रंग भूरा होता है। ठीक है, बात कर लें इनके आवास की तो भोटिया शीतकाल के अलावा वर्ष भर 2134 से लेकर 3648 मीटर की ऊंचाई पर निवास करते हैं। तो ये भी दोस्तों क्या होता है कि ये मतलब ऋतु परिवर्तन के अनुसार यह अपना आवास भी बदल लेते हैं। ठीक है, देखिए ठंड में यह निचले क्षेत्रों में आ जाते हैं। ठीक है, और जब दोस्तों गर्मी आती है तो यह फिर पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाते हैं। ठीक है, तो इनका जो आवास होता है शीतकालीन आवास, उसे मेत कहते हैं। ठीक है, शीतकाल के आरंभ होते ही ये अपने परिवार एवं पशुओं के साथ गुंडा या मुंसा शीतकालीन आवास में चले जाते हैं। ठीक है, मतलब देखिए इनका जो एक वैसी ग्रीष्मकालीन जो आवास होता है उसे मेत कहते हैं और शीतकालीन आवास को गुंडा या मुंसा कहते हैं। ठीक है, भोटिया जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है। ठीक है, बात कर लेते हैं इनके परिधान की। तो पुरुष रंगा जो घुटनों तक का कोट होता है, गेजू या खक्ची जो ऊनी पजामा होता है, ठीक है, चंगूठी या फिर चुकल जो कि टोपी होती है, बाखे ये दोस्तों ऊनी जूते होते हैं। जैसे हमने जौनसारी जनजाति में पढ़ा था कि जो रंग बिरंगी जूते होते हैं तो उन्हें आला कहा जाता है, ऐसे ही दोस्तों भोटियों में
ऊनी जूतों को वांखे कहा जाता है। ठीक है, चार धाम यात्रा के दौरान अधिकतर पहना जाने वाला ऊन से बना ओवरकोट जैसा परिधान भोटिया समुदाय की महिलाओं एवं पुरुषों द्वारा तैयार किया जाने वाला एक पारंपरिक परिधान है। ठीक है, भोटिया जनजाति के द्वारा बनाए जाने वाले प्रसिद्ध भोटिया दन को सितंबर 2021 में जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भोटिया दन जो है इसे जीआई टैग दिया गया था 2001 में। इनकी स्त्रियां च्यूमाला, ठीक है, जो पूरी बाह का मैक्सी नुमा वस्त्र होता है। ठीक है, और एक और वस्त्र होता है जिसे च्यू कहते हैं, च्यू काला, ठीक है, जो कि टूमी नुमा वस्त्र होता है, और च्यूप्ती, ये दोस्तों आपका एक कमर में लपेटने वाला वस्त्र होता है। इनकी स्त्रियां लक्षेप अंगूठी, ठीक है, बिरावली, बीरा वाली जिसे सिर पर पहना जाता है, ठीक है, और पतेली वाली ये भी दोस्तों सिर पर पहना जाता है, छंकरी वाली, ठीक है, छांकरी वाली ये भी सिर का एक आभूषण होता है। ठीक है, और बलडंग ये दोस्तों सिक्कों की बनी एक माला होती है। ठीक है, और खंगोली ये हंसुली होती है। ठीक है, मंसली ये दोस्तों मन का माला होती है। ठीक है, और आभूषण को ये दोस्तों सालीपुली कहते हैं। तो ये सभी बातें आप याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि सीधा क्वेश्चन बनेगा कि बिरावली, ठीक है, पतेली वाली ये जो आभूषण है ये कौन पहनते हैं, तो भोटिया जनजाति के लोग पहनते हैं। ठीक है, ठीक है, बलडंग क्या है, तो ये चांदी के सिक्कों की बनी माला होती है। भोजन की बात कर लें तो इनका भोजन जो होता है तो वह चावल या मंडुआ का भात होता है जिसे छाकू कहते हैं। ये सामान्य रोटी को कूटो कहते हैं और बड़े आकार की रोटी को पुली कहते हैं। तो सीधा क्वेश्चन बनेगा कि किस जनजाति में रोटी को कुटो कहा जाता है, तो भोटिया जनजाति में कहा जाता है। ठीक है, पतोड़ा, ठीक है, जो मंडुआ गेहूं तथा सत्तू, दाल सब्जी व मांस इनके मुख्य भोजन हैं। ठीक है, ये दोस्तों मांस को शीतकाल में सुखाकर रख लेते हैं और बाद में दोस्तों उसको खाते हैं। जया ये दोस्तों दूध, मक्खन, चाय पत्ती नामक एक वृक्ष की छाल व गर्म पानी को आपस में मथ कर तैयार किया जाता है, जो कि इनका एक पेय पदार्थ होता है। ठीक है, और इस पेय पदार्थ को छांग भी कहा जाता है, जो कि शराब होती है। बात कर लें दोस्तों इनकी सामाजिक व्यवस्था की, तो इनमें पितृसत्तात्मक व्यवस्था होती है। ठीक है, संपत्ति का विभाजन पिता के जीवित रहते हो जाता है और इस पितृसत्तात्मक समाज का जो मुखिया होता है तो वह जो बुजुर्ग होता है परिवार में वही होता है। ठीक है, पहले इनमें युवा गिरोह का प्रचलन था। ठीक है, जिसे रंग बंग कहा जाता था। ठीक है, गांव के बाहर एक अलग गिरह बनाया जाता था जिसमें रात्रि काल में गांव के सभी अविवाहित युवक युवतियां नृत्य व गीत आदि के माध्यम से मनोरंजन व विचारों का आदान प्रदान करते हुए निवास करते थे। ठीक है, तो युवा गिरह प्रथा किसमें थी, भोटिया जनजातियों में थी। ठीक है, ठीक है, और इसी से दोस्तों उनका विवाह तय होता था। इनमें एक पत्नी प्रथा प्रचलित है तथा विवाह संबंध माता पिता द्वारा तय किए जाते थे। ठीक है, रिश्ता प्राय वर पक्ष की ओर से भेजा जाता है तथा विवाहिक कार्यक्रम शीतकालीन अधिवासों में संपन्न किए जाते हैं। कुछ भोटिया समाज में विवाह को दामी कहा जाता है। ठीक है, और इनमें दोस्तों दो विवाह प्रथा होती हैं, तसत और दोस्तों दमोला। तसत दमोला ये क्या है, तो ये दोस्तों विवाह प्रथा है। ठीक है, पहले के तहत बाराती कन्या के यहाँ जाते हैं, जबकि दूसरे के तहत बारातियों द्वारा कन्या को लाया जाता है। कहीं कहीं सगाई को थोची की रस्म देखने को मिलती है। देखिए जो सगाई होती है इसमें तो वह थोची कहलाती है। और थारुओं में क्या था सगाई को, अपना पराया। ठीक है, तो सगाई की रस्म क्या थी थारुओं में, अपना पराया। बात करेंगे दोस्तों हम इनकी
कि इनमें वधू शुल्क प्रथा का प्रचलन था। इससे समाज में स्त्रियों के उच्च स्थिति का परिचय मिलता है। विवाह के अवसर पर हाथों में रुमाल लेकर यह पूर्ण नृत्य करते हैं। तो ये भी दोस्तों क्वेश्चन आप ठीक कर लीजिएगा। ऊपर मैंने जो बताया था कि पूर्ण नृत्य जो किया जाता है तो वह जौनसारी जनजाति में किया जाता है, तो उसे दोस्तों आप काटकर पूरा नृत्य भोटिया जनजाति का कर लेना, ठीक है, जो कि हाथों में रुमाल लेकर किया जाता है, ठीक है। और यह आपका युद्ध नृत्य है। कुछ मात्रा में इनमें भावज, देवर विवाह, गंधर्व विवाह व पुनर्विवाह भी प्रचलित है, ठीक है। नातेदारी व्यवस्था हिंदू समाज की तरह ही सामान्य रूप से विद्यमान है, ठीक है, तथा नजदीकी रिश्तेदारों में यौन संबंध निषेध है। अपने संबंधियों को भोटिया स्वारा कहते हैं। तो याद रखिएगा कि सगे संबंधियों को स्वारा किस जनजाति में कहा जाता है, तो दोस्तों भोटिया जनजाति में कहा जाता है, ठीक है। अब बात कर लें इनके धर्म की, तो इनका धर्म जो है तो वह दोस्तों हिंदू धर्म है, ठीक है। और इसमें कुछ लोग दोस्तों बौद्ध धर्म को भी स्वीकार करते हैं, जो कि जाड़ भोटिया हैं, जो कि उत्तरकाशी में रहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये सभी बातें आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हैं। मनोरंजन की बात करें तो तुबेरा, बाजू, तिमली, ये इनके दोस्तों प्रमुख लोकगीत हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तुबेरा जो होता है तो ये है रसिया प्रधान गीत होता है। बाजू जो गीत होता है तो ये आपका वीर रस प्रधान गीत होता है। तिमली ये दोस्तों सामाजिक विषय पर आधारित गीत होता है, ठीक है। और ये अपने विशेष वाद्ययंत्र हुड़के को बजाकर मनोरंजन करते हैं। अर्थव्यवस्था की बात कर लें भोटिया जनजाति की, तो इनका आर्थिक जीवन कृषि, पशुपालन, व्यापार व ऊनी दस्तकारी पर आधारित है। ये पर्वतीय ढालों पर ग्रीष्म काल में सीढ़ीनुमा खेती करते हैं, ठीक है। यहाँ पर झूम प्रणाली की तरह काटिल विधि से वनों को आग से साफ कर खेती योग्य भूमि तैयार किया जाता है। तो सीधा क्वेश्चन बनेगा कि किस जनजाति में झूम खेती का प्रचलन है, तो भोटिया जनजाति में प्रचलन है, ठीक है। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने से पूर्व ये लोग तिब्बत से नीति, माड़ा, जोहार, दारमा, व्यास आदि दर्रों के माध्यम से मितुर की मध्यस्थता में गम्या प्रथा से व्यापार करते थे। तो गम्या क्या था ये, तो गम्या जो था ये दोस्तों एक व्यापार प्रथा थी जो भोटिया जनजाति में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये दोस्तों हमने 3 जनजातियां पढ़ ली हैं। देखिए थोड़ा लंबा हो जाएगा ये, इसलिए आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ लेते हैं। कल को जो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, तो वह आपका बोक्सा और राज्य जनजाति को पढ़ लेंगे और आपके साथ ही ये MCQ भी कर लेंगे, ठीक है। अगली क्लास दोस्तों आधे घंटे की और बची है, तो उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को करेंगे तो आपको जरूर बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। देखिए थोड़ा लंबा टॉपिक है, पूरा जब चैप्टर हम पढ़ेंगे तो दोस्तों इसमें इतना समय लगना ही है। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आपको जरूर बेनिफिट मिलने वाला है। तो पूरा चैप्टर जरूर पढ़िएगा। अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा तो आप दोस्तों बुक से पढ़ लें, ठीक है, पर दोस्तों चैप्टर को जरूर पढ़िएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, ठीक है। कल को दोस्तों जल्द ही वह आपको वीडियो मिल जाएगी। कल को आपको योजनाओं की भी एक क्लास देनी है, जिसमें 2025 तक जितनी भी राज्य सरकार के द्वारा प्रमुख योजनाएं चलाई गई हैं तो उन सभी को हम उस क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ उस क्लास को भी आप जरूर देखिएगा। हमने दोस्तों अधिकतर टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे उत्तराखंड का आर्थिक परिदृश्य, ठीक है, और 18वीं वन रिपोर्ट, उत्तराखंड में जो आपके राष्ट्रीय खेल हुए थे तो वह भी हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। इसके अलावा 2025 का कंप्लीट करंट अफेयर पढ़ा है, 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर पढ़ा है, परीक्षा वाणी से दोस्तों हमने समसामयिकी किया है, ठीक है। तो ये सभी टॉपिक हमने कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा। हमने दोस्तों जनगणना को भी कर लिया है और उसके क्वेश्चन भी हमने किए हैं, ठीक है। तो ये आपका परीक्षा वाणी का नया एडिशन टॉपिक वाइज आपको कराया जा रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।